यार v यानी वेव की, वेव कौन सी, साउंड वेव, उसकी स्पीड रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यानी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये ना, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड क्या बनेगी बेटा, v इक्वल टू n लैम्डा। एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए, तो सवाल की उत्तर करना। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। A source produces 15 waves in 3 seconds। एक साउंड का सोर्स है, वो कितनी वेव्स प्रोड्यूस करता है बेटा, 15 वेव्स इन 3 सेकंड। ये गिवन है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ इज 15 सेंटीमीटर। यानी सुनना ध्यान से, क्या ये क्रस्ट होता है, क्या ये ट्रफ होता है? क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड, फर्स्ट फाइंड कर, सेकंड फाइंड करना आपको वेवलेंथ, क्या फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना आपको वेलोसिटी। देखें ध्यान से सुना इधर सवाल को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। ऑसिलेशन मतलब वेव। अगर 15 सेकंड में अगर 3 सेकंड में 15 वेव प्रोड्यूस होती है, क्लियर ना, क्या लिखेंगे इसमें, वेव्स प्रोड्यूस इन 3 सेकंड, इस तरह से लिखेंगे आंसर को। वेव्स प्रोड्यूस इन 3 सेकंड कितनी है बेटा, 15। तो वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, क्या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितनी बनेगी बेटा, 15/3, एंड ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 15/3, 3 5 15, क्या यूनिट लगाओगे, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 5। कोई दिक्कत। सेकंड मुझे क्या फाइंड करनी है बेटा, वेवलेंथ। क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ। देखिए सेकंड किस तरीके से होगा। हाँ तेरे जैसा नाजुक नहीं है मेरे साथ रह रहे के स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकंड फाइंड करना है वेवलेंथ। ध्यान से देखें, वेवलेंथ देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 15 दे रखी है, पर वेवलेंथ क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होती है, क्लियर ना। अरे एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम, कंप्रेशन से कंप्रेशन, या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन। अब ये इसने खेल खेल गया है, खिलाड़ी है कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन की जगह इसने क्रस्ट और ट्रफ दे दी, यानी ये डिस्टेंस 15 दे रखी है, क्लियर ना। यानी ये क्या बन जाएगी पूरी 30, क्या बन जाएगी 30। तो ये बिल्कुल बनेगी ना यार, क्लियर। क्रस्ट और ट्रफ की डिस्टेंस, तो सुनना, डिस्टेंस बिटवीन, कैसे लिखेंगे आंसर, क्रस्ट एंड ट्रफ किसके बराबर होता है बेटा, ये λ/2 के। तो λ/2 कितना दे रखा तुम्हें, 15। तो यहाँ से लैम्डा कितना बन जाएगा, 15 इंटू 2 क्या बन गया बेटा, 30। यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर। क्यों सर, यहाँ भी सेंटीमीटर दे रखा था। कोई दिक्कत, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेलोसिटी लिख लो फुर्ती से। वापिस सुने, v इक्वल टू n लैम्डा। v n की वैल्यू दे रखी है बेटा 5, लैम्डा यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कितना, 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, मीटर में। ये बनेगा इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 3/2 कितना, 1.5 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही में निकालना था, ये नहीं आ रहा। साउंड वेव्स travel in air speed of about 330 meter per second. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength of sound whose frequency is 550 hertz. Calculate time period of one oscillation. देखेंगे सवाल क्या कह रहा है बेटा, सुनना। ये कह रहा है साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर विद द स्पीड ऑफ, यानी तुम्हें v दे रखा है क्या, कितना, 330 मीटर से पर सेकंड। कोई दिक्कत। फिर कह रहा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड, यानी तुम्हें क्या फाइंड करना है, लैम्डा, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी एन की वैल्यू दे रखी है कितना, 550 हर्ट्ज। तो एक तो क्या निकालना है,
लैम्डा। और दूसरा क्या करा, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, यानी क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल टी। अरे कोई दिक्कत, लैम्डा निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा वी फर्स्ट के लिए, वी इक्वल टू एल लैम्डा। क्या सब ऐसा ही में दे रखे हैं, बिल्कुल। वी कितना 330, एन कितना 550, क्या फाइंड करना है, लैम्डा। लैम्डा क्या बन जाएगा 330 बटा 550, करो सॉल्व। 3/5 करो ना आगे, वो 0.05 0.6। अरे क्लियर, 0.6 क्या आ जाएगा बेटा, मीटर, 0.6 मीटर। अब यहां से क्या फाइंड करना है बेटा, देखा टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। क्लियर ना, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ तो 3/5 होगा। फिर आपने आपकी टेक्निक से किया, समझ गया मैं। 0.05 बेटा, जब बेटा मैं डिवाइड करता हूँ ना इससे, तो ऐसे यहाँ पॉइंट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, पॉइंट। जब पॉइंट लगता है यहाँ जीरो आ जाता है। तो मैंने वैसे ये आकार नहीं बनाया, बाकी मैंने ट्रिक क्या, नहीं मैंने यार ये आकार नहीं बनाया मैंने, कौन सा आकार, ये पाचक वाला। बाकी मैंने डायरेक्ट लिखा इसमें 3/5। अरे सीखो ना तो तुम, मैं यहाँ तो बता रहा है। देखो डायरेक्ट पॉइंट लगाओ, क्या आ जाता है, 0। 530, यानी आंसर क्या क्या 0.6। तुम इसे 3/5, ज्यादा लोड नहीं डालना। हाँ हो जाएगा नहीं। एन इज इक्वल, अरे क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड क्या होता है, कौन बताए। टाइम पीरियड, हाँ, टाइम पीरियड 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, उसे फ्रीक्वेंसी बताइए। वन ऑसिलेशन, अरे 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड। और दोनों के बीच का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। समझ में आया, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। कोई दिक्कत, ध्यान से देखा, एन इक्वल टू 1/t। अच्छा मैं कहता हूं बेटा, टी टाइम में एक ऑसिलेशन होता है, टी सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1/t। और इसी 1 सेकंड के ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ऐसे तो डेरिवेशन कराया था। तो देखें यहाँ से क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हें, कितनी 550 इक्वल टू टाइम तो निकालना है, टी क्या बन जाएगा बेटा, 1/550, करो सोल्व। अप्रोक्स 0.001। ठीक है, देखना कैसे हिसाब लगा सकते हैं। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो क्या यहाँ जीरो आएगा, फिर एक और जीरो लगाता हूँ, क्या यहाँ जीरो आएगा, एक और जीरो लगाता हूँ, क्या यहाँ जीरो आएगा। 1000 हो गए, काट दो इसको इससे, कितना आएगा, दो। दो से तो 100 से ऊपर चला जाएगा ना, 55 दूनी 110। क्लियर ना, यानी कि क्या आएगा 1। क्लियर ना, और 1 और फिर आगे और सोल्व कर ले, 8 के आसपास आएगा। क्या लगाओगे, यूनिट यूनिट यूनिट, सेकंड, क्योंकि सब ऐसा ही में ले रहे हैं। हाँ, लिख लो। वे वो फ्रीक्वेंसी 200 is produced in a string as shown in figure. Find amplitude. Velocity of the wave. डायग्राम बना रहा हूं।
डायग्राम की मदद से सवाल करना है। शेडिंग करूं? इसी के साथ एक और सवाल लिख लें फिर तो हो गया, बताते हैं। चलो पहले इसको लिख, वैल्यू दे रखी है कितने बेटा 200 है। ये कह रहा फाइंड द एम्पलीट्यूड, इस डायग्राम की हेल्प से एम्पलीट्यूड साफ ही दिख रहा है कितना 5, क्लियर ना। तो इसका आंसर एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछ रहा है वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्लियर ना। वेवलेंथ क्या बन जाएगी, लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कितना है बेटा 10, यानी कि बीएफ कितना 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, बीएफ यानी बी और एफ के बीच के पॉइंट्स देखिए ना, बीएफ 10 सेंटीमीटर। यार ठीक है, अगली बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है तो वेलोसिटी तो आराम से निकल सकती है, v इक्वल टू एन लेम्डा। लेम्डा क्या बन जाएगा v बाई एन। वेलोसिटी कितनी बेटा, क्या फाइंड करनी, वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, एन कितना 200, फ्रीक्वेंसी लेम्डा क्या चेंज करना पड़ेगा, किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। सर 20 के, हाँ 20 सर 20 आया ना सर। वेलोसिटी निकालना बेटा, करो इससे। अगला क्वेश्चन देखें, साउंड वेव एज अ फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव एज अ फ्रीक्वेंसी of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometers? साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी एम्पलीट्यूड 2 किलोहर्ट्ज यानी कि कितनी बेटा 2000 हर्ट्ज। अरे कोई दिक्कत, वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा 35 सेंटीमीटर। ये कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, ये कह रहा है कि बताओ इस वेव को कितना टाइम लगेगा एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में, यानी डिस्टेंस को तुम मान लो कितना 1.5 किलोमीटर। ये जिसने कह रहा है बताओ कि कितना समय लगेगा, वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेव की वेवलेंथ दे रखी है, और पूछ रहा कि बताओ वेव को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, होता ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मुझे टाइम निकालना है, क्या डिस्टेंस मुझे दे रखी है, और क्या स्पीड मुझे दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूंगा, स्पीड, लगाओ फॉर्मूला v इक्वल टू एन लेम्डा, एन की वैल्यू कितनी 2000 इंटू लेम्डा कितना 35, किससे डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 35 दूनी 70, 1 जीरो और मीटर पर सेकंड। अरे कोई दिक्कत बेटा 35 टू जा 70, फिर 1 जीरो और लगा दिया मीटर पर सेकंड। अरे मैं सबको बता रहा हूँ, कोई नहीं अदरवाइज। अब लगाए फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम क्या बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 1.5 किलोमीटर इंटू 1000, स्पीड कितनी आ रही है 700, एक और पॉइंट हटाओ, क्या नीचे जीरो आ गया, ये यहां से कट गया, सोल्व करो, 7 दूनी 14, 1.0, 7 दूनी 14, ये आएगा ना 2.2 सेकंड। हाँ आया समझ में, मैं यहाँ तक पूछ गया था, यहाँ तक हो गया था। बस अब क्या लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर। ये मन में सबसे पहले वेलोसिटी क्यों निकाले बेटा, मैं इस पर गया केवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम कितना लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, टाइम डिस्टेंस यानी स्पीड चाहिए, तो ये एक ही रिलेशन है डिस्टेंस टाइम का स्पीड के साथ। ये पॉइंट हेडिंग लगा सोनिक बूम। When the speed of any object
the speed of any object exceeds the speed of sound, it is said to have supersonic speed. It is said to have supersonic speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड की साउंड की स्पीड से भी तेज चलने लग जाए तो उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी स्पीड होगी बेटा? सुपरसोनिक स्पीड. कौन सी स्पीड होगी? सुपर. जैसे बहुत सारे बेटा एयरक्राफ्ट है, बुलेट है, क्लियर ना? एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स, bullets, rockets travel at supersonic speed. Travel at supersonic speed. विज्ञान में rocket. सबसे पहला आएगा ना सर, लाइट तो सबसे तेज है. हाँ, लाइट की स्पीड तो है, साउंड की स्पीड तो कम है लाइट से. Again, the object moving with अगला नोट लिखेंगे. When a sound producing object है ना, sound producing object moves with the speed moves with a supersonic speed. Supersonic speed. It produces shock waves in the air. It produces which carry a large amount of energy. Large air pressure ठीक है बेटा. इसके बाद टॉपिक्स देखेंगे अपन, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्लियर ना? इको, जैसे पहाड़ों में खड़े होकर तुम जैसे चिल्लाओगे किसका नाम से प्रिया, तो वापस आएगा तुम्हारे पास प्रिया. एब्रिविएशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखेंगे साउंड के. बालकनी में खड़े होकर नहीं चिल्लाना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है बाहर. देखना है. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो तो ऐसी स्पीड को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक स्पीड. एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स, ट्रैवल, ये सब सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं. क्लियर? दूसरा कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट में फुल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. क्लियर ना? जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट हूं, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ? मैं दौड़ते दौड़ते बोल रहा हूँ. समझना है, उदाहरण समझना. मैं दौड़ते दौड़ते बोल रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ और मेरी स्पीड साउंड से भी ज्यादा है. मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ उससे भी स्पीड ज्यादा है. यानी कि एक तो होगी सुपरसोनिक स्पीड, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो तो उस स्पीड को कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड. अब एक ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? सुपरसोनिक स्पीड. यानी सुनना, क्या वो बोलते बोलते मूव कर रहा है? अरे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड. स्पीकर समझ लो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड. और ये भाग रहा है कौन सी स्पीड से? सुपरसोनिक स्पीड. सुपरसोनिक स्पीड मतलब साउंड से भी तेज स्पीड. क्लियर ना? साउंड से भी क्या है इसकी? तेज स्पीड. साउंड की स्पीड कम है, इसकी तेज है. तो ये जब सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है, मुझे एक चीज बताओ, ये मूव करेगा तो क्या साउंड भी साथ साथ मूव करेगा? और क्या वेव्स बन रही है? ये आगे की तरफ, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है जो सोर्स है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये भाग रहा है. ऐसे समझो कि एक ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे जा रही है. समझो ट्रेन है जो हॉर्न बजाती है, यानी ट्रेन क्या ऑब्जेक्ट है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है और आगे भी जा रही है.
अब अगर वो साउंड की स्पीड से ज्यादा जा रही है तो उसकी स्पीड कैसी, सुपरसोनिक स्पीड। बट ना व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट मूव्स विद द सुपरसोनिक स्पीड इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स। ये जो वेव्स प्रोड्यूस करेगा इसी वेव्स को क्या कहते हैं, शॉक वेव्स इन द एयर व्हिच कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये बेटा स्पेशल टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसे क्या कहते हैं, शॉक वेव्स, जिसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ाया, क्या मैंने कंप्रेशन के लिए ये कहा इट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर? बिल्कुल, कंप्रेशन मतलब एयर के पार्टिकल्स पास पास में चिपक गए, और एयरफेक्शन मतलब दूर दूर है। तो क्या यहाँ प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है। पढ़ना अगली लाइन मेरा यहाँ से, द लार्ज एयर प्रेशर वेरिएशन। क्या एयर प्रेशर में वेरिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, ज्यादा वापिस कम। हाँ सर, with the supersonic speed it produces shock waves which contains large amount of energy. The large air pressure variation caused by the shock wave produce a loud burst of sound. यार ना जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसमें से ऐसे ऐसे इतना साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को क्या कहते हैं, सोनिक बूम। जैसे समझो एक रॉकेट है, क्लियर, रॉकेट चलता है तो क्या वो आवाज प्रोड्यूस करता है, उसकी खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा समझना एक रॉकेट है जो खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी स्पीड साउंड से भी ज्यादा है। कैसी स्पीड है, सुपरसोनिक। जब ये साउंड, या एयरक्राफ्ट जेट ले लो, जेट प्लेन्स, कितनी खतरनाक स्पीड होती है जेट प्लेन्स की, क्लियर ना। साउंड की क्या स्पीड है अप्रोक्सीमेटली एयर में, 340 के आसपास, 340 मीटर पर सेकंड, वो उससे तो तेज ही चलता है। जो जेट एयरक्राफ्ट है वो खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी स्पीड साउंड से भी ज्यादा, यानी वो मूव कर रहा है सुपरसोनिक स्पीड से। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है साउंड भी उसके साथ साथ चल रहा है। ये भाई जेट एयरक्राफ्ट हो गया है, समझ लो ये जेट एयरक्राफ्ट है। तो क्या है, ये खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये चल रहा है सुपरसोनिक स्पीड से, किससे, तो क्या साउंड भी इसके साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ जो वेव्स बनेगी वो कैसी वेव्स है, शॉक वेव्स, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। और यहाँ पे बेटा साउंड का बर्स्ट क्रिएट होगा, इसे क्या कहते हैं, सोनिक बूम। क्या कहते हैं, सोनिक बूम। ये कानों को डैमेज कर सकता है, क्लियर ना, सोनिक बूम किसको डैमेज कर सकता है, कानों को डैमेज कर सकता है। ठीक है, देखो इसको फटाफट, ऊपर से तो मिटा दूं। इट प्रोड्यूसेस, अगला पॉइंट लिखा है, untolerable loud noise which cause pain in our ears. सोनिक बूम बर्स्ट ऑफ साउंड है, क्लियर ना, क्योंकि बार बार प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है। देखो वेव मूव कर रही है, और प्रेशर में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, खतरनाक चल रहा है, खतरनाक चल रहा है एकदम से। साउंड का ऐसे पटाखा बर्स्ट होगा, लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड, एंड दिस इज बर्स्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज सोनिक बूम। And sonic boom produces untolerable loud noise which causes pain in our ears. बेटा tears मत लिख देना, tears आंसुओं में दर्द हो रहा है। The shock waves produced by a supersonic aircraft have enough energy to shatter glass, कांच वांच तोड़ देगा बेटा साउंड, and can even damage buildings. Buildings, इतनी खतरनाक साउंड होता है। साउंड का क्या नाम है, सोनिक बूम। क्या नाम है, सोनिक। देखो बेटा बूम मतलब ऐसे ब्लास्ट हो, और सोनिक मतलब स्पीड कैसी थी, सुपरसोनिक, साउंड से भी ज्यादा। So it produces intolerable loud noise which causes pain in our ears. The shock waves produced by supersonic aircraft have enough energy to shatter glass and can even damage buildings. समझने से पहले थोड़ा तुम्हें लाइट का क्या समझाता हूँ, लाइट का रिफ्लेक्शन। देखो सुनना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट आई टकरा के वापस चली, है ना, लाइट आई टकरा के वापस चली। साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले लाइट का रिफ्लेक्शन समझता है ताकि साउंड इजीली क्लियर हो जाए। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है इधर से रिफ्लेक्शन, जिस सरफेस से वो टकराती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सरफेस प्लेन भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो, यानी रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर। रेगुलर मतलब प्लेन सरफेस या फिर इस तरह से। तो देखो सरफेस कैसे बनाते हैं, ये ऐसा प्लेन या फिर ये ऐसा। लाइट आई टकरा के वापस चली गई है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। यहाँ भी ऐसा ही होगा, लाइट आएगी टकरा के वापस चली है। और कुछ लॉज आ जाते हैं, हम यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखो कुछ टर्म्स हम उनको समझना। ये मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, क्या लिया बेटा मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। में लाइट की बात कर रहा हूँ, पहले लाइट के रेफरेंस में समझा रहा हूँ। ये लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट बेटा बेटा यहाँ स्ट्राइक करती है इसे कहते हैं इंसिडेंट। क्या कहते हैं सर? रे का मतलब क्या होता है, ये 10th में पूरा चैप्टर है लाइट चैप्टर नाम से। रे का मतलब होता है द पाथ ऑन विच लाइट ट्रैवल्स। तो मैंने क्या लाइट का एक पाथ बनाया, तो ये जो यहाँ स्ट्राइक करती है इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या यहाँ से ये टकरा के गई, इसे कहेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं लाइट की बात करूं तो देखो मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखता हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या लिखता हूं, अभी मैं लाइट पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग है बाउंसिंग बैक करना, मतलब बेटा जैसे मैंने बॉल को ऐसे फेंका क्या वो बाउंस हो गई वापस, तो लाइट भी जाके टकरा के वापस आ रही है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन है reflecting surface, after striking on a reflecting surface, is called as reflection of light. Is called as reflection of light. कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ से, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने इसको नाम दे दिया पी। तो यहाँ से मेरा पी क्या बना बेटा, पॉइंट। देखो मैं नाम देता हूँ, ये ए,